हेलो फ्रेंड्स, ये शिवगा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस। और लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वेंटरीज कवर किया था। अब इस वीडियो में हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन देखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 9 में मिलेगा। ये आप ध्यान में रखिए, एग्जाम में आपको इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो हमें यहाँ पता है कि रेवेन्यू ये हमें गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने से मिलता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो आपको टॉप में नज़र आएगा, जिसे हम सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रेवेन्यू को 3 तरह से डिवाइड किया है। एक तो जो रेवेन्यू हमें सेल्स ऑफ गुड्स से मिलता है, उसके बाद जो रेवेन्यू हमें सर्विसेज देने से मिलता है, और फिर लास्ट में हमें रेवेन्यू इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और रॉयल्टी से मिलता है। सो हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इन तीनों रेवेन्यू को डिटेल में कवर करेंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने के बाद जो हमारे पास कैश इनफ्लो आता है या रिसीवेबल्स मिलने वाले होते हैं, उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। लेकिन कभी कभी प्रोडक्ट हमारा नहीं होता, फिर भी हमें रेवेन्यू मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर एलआईसी ने एक एजेंट हायर किया जो कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचे, तो अब कस्टमर जो प्रीमियम भरेंगे वो तो एलआईसी का रेवेन्यू होगा, लेकिन एलआईसी एजेंट के लिए रेवेन्यू उस एलआईसी पॉलिसी का कमीशन रहेगा। इसे हम बोलते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। इसके बारे में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बताया है। सो लेट्स सी व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज। The standard explains when the revenue should be recognized in profit and loss account, and also states the circumstances in which the revenue recognition can be postponed. Revenue means gross inflow of cash receivable or other consideration arising in the course of ordinary activities of an enterprise, such as the sale of goods, then rendering the services, then use of the enterprise's resources by others yielding interest, dividend and royalties. In other words, revenue is charge made to customers or clients for goods supplied and services rendered. Next, let us see what is revenue according to accounting standards. As per AS 9, revenue is the gross inflow of cash receivables or other consideration arising in the course of ordinary activities of an enterprise from the sales of goods, from the rendering of services, and from the use of other enterprise resources yielding interest, royalties, and dividends. A revenue is measured by the charges made to customers or clients for goods supplied and services rendered here to them, and by charges and rewards arising from the use of resources by them. In an agency relationship, the revenue is the amount of commission and not the gross inflow of cash receivables or other consideration. और फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमें बताया है कि यहाँ कब हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। या सोचो कि एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपना फाइनल प्रोडक्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेचा। अब उस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो भी कैश इनफ्लो होगा या फिर अकाउंट रिसीवेबल रहेगा, वो हम रेवेन्यू में कंसिडर करेंगे, राइट। लेकिन अगर स्टील मैन्युफैक्चरर को ये पता लग गया कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अभी लॉस में जा रही है या आगे जाके उसे बड़ा लॉस होने वाला है, तो वो अनसर्टेन रहेगा कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पैसे वापस करेगी या नहीं। इस केस में हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्लियर है? सो यार, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तभी होगा जब ये सर्टन होता है कि आगे वाली पार्टी हमारा पेमेंट करेगी। सो यहाँ अनसर्टेनिटी के बाद अगर आगे जाके हमें पता होता है कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमें पेमेंट कर सकती है, सो फिर तब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके। So revenue from the sale or rendering services should be recognized at the time of the sale or rendering of services. However, if at the time of rendering of services or sale there is significant uncertainty in ultimate collection of the revenue, then the revenue recognition is postponed, and in such cases revenue should be recognized only when it becomes reasonably certain that ultimate collection will be made. It also applies to the revenue arising out of escalation of price, export incentive, interest, etc. और फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 9 अप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहला तो जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, उन्हें जो रेवेन्यू मिलता है वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसका रीज़न ये है कि उसका डिटेल हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में दिया है। नेक्स्ट, अगर हमने एसेट्स लीज या हायर किए, तो फिर उसका भी रेवेन्यू हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन के स्टैंडर्ड से नहीं लेंगे, क्योंकि उसके लिए भी एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 19 लीजेस दिया गया है। उसके बाद हमें जो गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं उसे भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज में लिया नहीं जाएगा। अब आप यहाँ सोचोगे कि कंपनी को कब गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल सकते हैं। यहाँ सोचो कि गवर्नमेंट को कोई रूरल एरिया डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट कंपनीज को बोलती है यहाँ की आपको रूरल एरिया के पास इंडस्ट्रीज डालने के लिए हम ग्रांट देंगे। इससे यहाँ रूरल एरिया के लोगों को जॉब मिलेगी
और वो एरिया डेवलप होगा। सो इस तरह के गवर्नमेंट ग्रांट्स को अकाउंटिंग कैसे करना है वो आपको AS 12 में मिलेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सारे इंश्योरेंस कंपनीज को रेवेन्यू मिलता है, उसके सारे स्टैंडर्ड्स इंश्योरेंस रेगुलेटर दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाता है। सो यह AS 19 अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर कंपनी के पास फिक्स एसेट है और अगर उसकी मार्केट में प्राइस बढ़ गई तो उसे हम अनरियलाइज गेन बोलते हैं और उस गेन को आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। या फिर अगर आपने वो फिक्स एसेट बेचकर प्रॉफिट कमा भी लिया फिर भी आप उसे रेवेन्यू के नाम पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। और फिर आपको सिमिलर केस यहाँ करंट एसेट में मिलेगी। सोचो कि किसी कंपनी के पास स्टील ये करंट एसेट्स है और यह स्टील का प्राइस रोज ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस केस में आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये सेम आपको फॉरेन एक्सचेंज में भी देखने मिलेगा। आपके पास कुछ फॉरेन करेंसी है और आपको पता होता है कि उस करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, तो उस केस में भी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और लास्ट में ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना करने को भी हम रेवेन्यू नहीं बोलते। इसे हम समझते हैं। सोचो कि एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कार मैन्युफैक्चरर कंपनी को 1 करोड़ का स्टील बेचा। अब यहाँ कार मैन्युफैक्चरर कंपनी पे ऑब्लिगेशन है कि उसे 1 करोड़ वापस देना पड़ेगा। लेकिन सोचो कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना वो ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया। सो इस केस में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। सो क्या हम इस प्रॉफिट को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? नहीं फ्रेंड्स, इस प्रॉफिट को हम रेवेन्यू कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझे। सोचो कि कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है। अब यह कंपनी को ये ऑब्लिगेशन है कि 5 साल बाद उस एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी पे करना पड़ेगा। सो यह कंपनी उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहती है। लेकिन सोचो कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने 5 साल के पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया जिससे उसे ग्रेच्युटी पे करने की ज़रूरत नहीं। सो यह कंपनी को फ़ायदा हो गया है कि उसे ग्रेच्युटी पे नहीं करना पड़ेगा। सो क्या ऐसे प्रॉफिट को भी हम रेवेन्यू कंसिडर करेंगे? नहीं फ्रेंड्स, ऐसे प्रॉफिट को हम रेवेन्यू कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट अप्लीकेबल टू फॉलोइंग रेवेन्यू और गेन, दैट इज रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, then revenue arising from hire purchase lease agreements, revenue arising from government grants and subsidies, then revenue of insurance company arising from insurance contract, then realized or unrealized gain from non-current fixed assets, then unrealized gains from current assets and foreign exchange rates, then realized gains and unrealized gain resulting from the discharge of an obligation at less than its carrying amount. अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हिसाब से हमें 3 चीज़ों से कैश इनफ्लो को रेवेन्यू कंसिडर करना पड़ता है। एक है सेल्स ऑफ गुड्स, नेक्स्ट यहाँ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और थर्ड है इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड रॉयल्टीज़। अब हम हर एक टॉपिक को डिटेल में देखेंगे कि कौन से अलग अलग कंडीशन में हम रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल ऑफ गुड्स से। सबसे पहले समझते हैं कि सेल ऑफ गुड्स हम किसे बोलते हैं। देखो, जब भी कोई सेलर बायर को गुड्स सेल करता है तो उस गुड्स का ओनरशिप बायर को मिल जाना चाहिए। फिर उस गुड्स के रिस्क और रिवॉर्ड्स भी बायर को मिल जाने चाहिए। उसके बाद सेलर्स का उस गुड्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। और ये भी बात होती है कि बायर ने गुड्स लेने के बाद यहाँ पेमेंट करने में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Revenue from sales of goods is recognized when all the following conditions are fulfilled. Seller has transferred the ownership of goods to the buyer for a price, or all significant risks and rewards of ownership have been transferred to buyer. Then seller does not retain any effective control of ownership of the transfer goods, and there is no significant uncertainty in collection of the amount of consideration, that is cash or receivable, etc. अब फ्रेंड्स, हम सेल्स ऑफ गुड के अंडर अलग अलग कंडीशन देख लेते हैं कि ऐसे कंडीशन में हमें रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है। सबसे पहला है डिलीवरी इज डिलेड। सोचो कि एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर कंपनी ने यहाँ एक क्लोथिंग स्टोर को कपड़े बेचे। अब इस क्लोथ स्टोर के ओनर ने बोला कि अभी ये नए कपड़े रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं, अभी के लिए आप वो सामान अपने पास ही रखें, बाद में कुछ दिनों में आप उसे डिलीवर कर देना। सो इस केस में डिलीवरी डिले हो गई लेकिन सेल हो गया है। सो ऐसे कंडीशन में हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर है? So let's see what it says.
So if delivery is delayed at a buyer's request and your buyer takes the title and asset billing, revenue should be recognized immediately, but goods must be in the hand of seller, identified and ready for delivery at the time of recognition of revenue. नेक्स्ट कंडीशन है इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन। अब फ्रेंड्स इस केस में सोचो कि कोई मशीन मैन्युफैक्चरर ने बायर को एक मशीन डिलीवर की, सो क्या फिर वो तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पहले उस बायर के बताए हुए जगह पे उस मशीन को इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो मशीन ठीक से चल रही है या नहीं वो बायर को बताना पड़ेगा। उसके बाद बायर इंस्पेक्शन करेगा कि मशीन ठीक चल रही है या नहीं। जब बायर सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद ही सेलर ने उस मशीन का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है। So in case of installation and inspection, revenue should be recognized when goods are installed at the buyer's place to his satisfaction and goods are inspected and accepted by the buyer. नेक्स्ट कंडीशन है सेल्स ऑन अप्रूवल। ये आजकल आपको ई कॉमर्स साइट में बहुत दिखेगा। सोचो कि कोई ई कॉमर्स साइट प्रमोशनल ऑफर निकालती है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसे आप 30 दिन के अंदर वापस कर सकते हो। सो ऐसे ऑफर के अंडर अगर किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा तो क्या तभी वो कंपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी? नहीं फ्रेंड्स, एक तो उसे कस्टमर से कम्युनिकेशन मिलना चाहिए कि कस्टमर ने वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट किया, या तो उस कस्टमर ने 30 दिन के अंदर प्रोडक्ट रिटर्न नहीं किया तो फिर उसके बाद कंपनी उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती है। क्लियर है? सो इन सेल ऑफ अप्रूवल, revenue should be recognized when buyer confirms his desire to buy such goods by communication. Revenue should be recognized if the time period for rejection has elapsed. नेक्स्ट कंडीशन है वारंटी सेल्स। सोचो कि एक शॉपकीपर फ़ैन बेचता है। उसने कस्टमर को एक फ़ैन बेचा लेकिन साथ में 1 साल की वारंटी दी कि 365 दिन के अंदर अगर ये फ़ैन ख़राब होता है तो उसे रिपेयर कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, क्या उस शॉपकीपर ने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, आगे जाके उस फ़ैन का रिपेयर का काम आ गया तो उसके लिए उस शॉपकीपर ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रोविज़न प्रोवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर लास्ट ईयर उस शॉपकीपर ने 10 लाख का सेल किया हो और उसमें 1 लाख वारंटी का खर्चा हुआ हो, यहाँ मतलब उसे सेल का 10% वारंटी पे लगाना पड़ता है। हर सेल का उसने 10% प्रोविजन रखना चाहिए। क्लियर है? फॉर वारंटी सेल्स शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली बट द प्रोविजन शुड बी मेड टू कवर अनएक्सपायर्ड वारंटी एज पर प्रीवियस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट कंडीशन है गारंटीड सेल्स। ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ सेम एग्जांपल लेते हैं। एक फ़ैन के शॉप ओनर ने कस्टमर को फ़ैन बेचा और उसे 1 साल की गारंटी दी कि अगर 1 साल के अंदर फ़ैन खराब हो गया तो आपको नया फ़ैन दिया जाएगा। अब क्या पिछले बार जैसा यहाँ भी सेलर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके प्रोविजन करेगा? नहीं फ्रेंड्स, इस केस में वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 1 साल बाद ही करेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर गारंटी की रिक्वायरमेंट आ सकती है, या फिर वो सेल एग्रीमेंट के बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ सेल एग्रीमेंट में ऐसा बोला है कि 6 महीने बाद अगर फ़ैन खराब हुआ है तो बस 50% कॉस्ट की गारंटी मिलेगी। ऐसे केस में 50% रेवेन्यू हम 6 महीने के बाद लगा सकते हैं। इन केस ऑफ गारंटी सेल्स, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एज पर द सब्सटेंस ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ सेल और आफ्टर द रीजनेबल पीरियड हैज़ एक्सपायर्ड। नेक्स्ट कंडीशन है कंसाइनमेंट सेल्स। ये क्या होता है समझते हैं। देखो, यहाँ एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शॉपकीपर से डील करता है कि आप हमारे कंपनी के कपड़े अपने शॉप में रखो, अगर आपने वो सेल किया तो आपको हम कमीशन देंगे। अब फ्रेंड्स, क्या इस स्टेज में वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती है? नहीं, क्योंकि उसने कपड़े सेल नहीं किए, बस शॉपकीपर को अपने शॉप में रखने के लिए दिए। जब वो शॉपकीपर कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल करेगा उसके बाद ही वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती है। ओके। अब फ्रेंड्स, इसके जैसा होता है सेल्स टू इंटरमीडिएट पार्टीज़। इस केस में क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट शॉप ओनर को सेल कर देती है। अगर वो इसी स्टेज पे सेल कर देती है तो वो खुद का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती है। उसे यहाँ इस बात की कोई चिंता नहीं रहती कि कस्टमर कपड़े खरीदेगा या नहीं। समझ रहे हो? या कंसाइनमेंट सेल में कस्टमर के बाय करने के बाद ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है,
और या सेल्स टू इंटरमीडिएट पार्टीज में रिटेलर को सेल करने के बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। In case of consignment sales, revenue should be recognized only when the goods are sold to third party. The consignment sales is when recipient undertakes to sell the goods on behalf of the consignor. In case of sales to intermediate parties, which is where the goods are sold to distributors, dealers or others for resale, revenue from such sales can generally be recognized if significant risk of ownership have passed. नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कैश ऑन डिलीवरी। ये बहुत सिंपल है। इस केस में प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करने के बाद ही कैश ली जाती है। सो जब कस्टमर से कैश मिल जाती है उसके बाद ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो इन कैश ऑन डिलीवरी सेल्स, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड बाय द सेलर और हिज एजेंट। नेक्स्ट कंडीशन है स्पेशल ऑर्डर एंड शिपमेंट्स। सोचो कि एक कस्टमर एक शॉपकीपर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ऐसी ग्रीन कलर की प्रिंटेड टी शर्ट चाहिए, वो मेरे बॉडी को सूट करती है। अब उस शॉपकीपर के पास वो टी शर्ट नहीं रहती तो वो बोलता है कि मैं आपको चाहे तो उस टी शर्ट की एडवांस पेमेंट करता हूँ, लेकिन वो टी शर्ट मुझे चाहिए। अब फ्रेंड्स, शॉपकीपर को तो पेमेंट मिल गया, सो क्या वो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पहले उसे अपने मैन्युफैक्चरर को टी शर्ट की ऑर्डर देनी पड़ेगी। ऑर्डर देने के बाद टी शर्ट बन जाएगा और डिलीवर के लिए रेडी रहेगा। जब भी डिलीवर के लिए वो प्रोडक्ट रेडी होगा तब भी शॉपकीपर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है। उसके बाद उस टी शर्ट को वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। सो यह समझो कि शॉपकीपर डिलीवरी के पहले ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा है। So in special order and shipments, that is where payment or partial payment is received for the goods not presently held in stock. Example, the stock is still to be manufactured or is to be delivered directly to the customer from a third party. Revenue from such sales should be recognized when the goods are identified and ready for delivery. Next condition है installment sales. यहाँ थोड़ा फोकस करो फ्रेंड्स। सोचो कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपकीपर ने यहाँ टीवी को इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सेल करने की ऑफ़र निकाली, लेकिन उसने उस पर इंटरेस्ट लगाने की सोची। सो अगर कोई टीवी या 30,000 में ख़रीदा सो फिर उसे साल में 2,000 का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अब सोचो कि जनवरी में कस्टमर ने वो टीवी ख़रीदा और अगले हर 6 महीने में उसने इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने जून में 16,000 दिए और या दिसंबर में 16,000 दिए। अब फ्रेंड्स, उस शॉपकीपर ने रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? प्रैक्टिकली सोचा जाए तो उसने 16,000 हर 6 महीने में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ शॉपकीपर 30,000 का सेलिंग प्राइस जनवरी में ही रिकॉग्नाइज करेगा और उसे 2 इंस्टॉलमेंट में 2,000 का इंटरेस्ट भी मिला है। सो 1,000 का इंटरेस्ट वो जून में रिकॉग्नाइज करेगा और दूसरा 1,000 का इंटरेस्ट वो दिसंबर में रिकॉग्नाइज करेगा। ओके। So in case of installment sales, revenue of sale price excluding interest should be recognized on the date of sale. Interest should be recognized proportionately to the unpaid balance. Next है repurchase agreements और repo. अब फ्रेंड्स, हमने तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के repurchase agreement सुना है, लेकिन यहाँ सेल्स ऑफ गुड्स में भी repurchase agreements होता है। यहाँ एक सेलर दूसरे सेलर को बोलता है कि आप मेरे तरफ से अभी गुड्स खरीद लो और फिर फ्यूचर में वो गुड्स आपसे मैं वापस खरीद लूँगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो कि इस केस में कस्टमर की डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। बस एक सेलर को अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत रहने की वजह से वो यहाँ रिपर्चेज एग्रीमेंट करता है। ये तो बिल्कुल लोन लेने जैसा हो गया। सो इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे। सो ऐसे केस के लिए सेल्स ऑफ गुड्स को हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते। So in repurchase agreements, that is when seller concurrently agrees to repurchase the same goods at a later date, such transactions should be recorded as financing arrangements. The resulting cash inflow is not revenue and here should therefore not be recognized as revenue. Next है subscriptions. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि मैंने 2 मैगजीन के ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया है और दोनों मैगजीन के लिए मैंने 1200 अमाउंट पे किया। अब फ्रेंड्स, ओपन मैगजीन का हर महीने का मैगजीन का कॉस्ट 100 रहता है और अब बिजनेस के हर मंथ के मैगजीन का कॉस्ट अलग अलग रहता है, लेकिन ईयरली वो 1200 ही आता है। सो क्या दोनों मैगजीन के लिए पब्लिशर एक ही तरह से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा? और अगर करेगा तो एक ही साथ रिकॉग्नाइज करेगा या फिर मंथली करेगा? सो पहले केस में वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेगा
और हर महीने के 100 रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन सेकंड मैगजीन के लिए वो हर मंथ में उस मैगजीन के प्राइस को रिकॉग्नाइज करेगा, जो कि हर महीने वेरी हो रहा है। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। In case of subscriptions for publication, if items delivered vary in value from period to period, revenue should be recognized on the basis of sale value of items delivered. And if items delivered do not vary in value from period to period, revenue should be recognized on straight line basis over time. Next है trade discounts and volume rebates. अब यह सोचो कि सेलर बल्क में प्रोडक्ट सेल करने के लिए डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ वो 1 लाख का प्रोडक्ट सेल करने के लिए सेलर 10,000 का डिस्काउंट दे रहा है। अब आप बताइए कि ये सेलर कितने अमाउंट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा? क्या ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ये दिखाएगा कि हमारा रेवेन्यू है 1 लाख और हमारा डिस्काउंट 10,000 का है? नहीं फ्रेंड्स, उसे डिस्काउंट एडजस्ट करके ही सेल की वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो उसे रेवेन्यू लिखना होगा 90,000। ओके, so trade discounts and volume rebates received are not encompassed within the definition of revenue since they represent a reduction of cost. So trade discounts and volume rebates given should be deducted and determine revenue. So friends, इस तरह हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का फर्स्ट टॉपिक सेल्स ऑफ गुड्स कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।